Let us talk about the factors affecting the adsorption. Factors affecting adsorption. What are the factors which affect the adsorption? सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। अभी एड्सॉर्प्शन की बात करें तो एड्सॉर्प्शन तो दोनों टाइप्स का होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक होता है और सभी गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। सभी गैसेस एड्सॉर्ब हो जाती है, फिजिकली एड्सॉर्ब हो जाती है, क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो नॉन स्पेसिफिक होता है, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक होने की वजह से कोई पर्टिकुलर गैसेस ही एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर एड्सॉर्ब होती है। चूँकि केमिकल एड्सॉर्प्शन एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन से होता है, इसी वजह से सभी गैसेस एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर एड्सॉर्ब नहीं हो पाती। कुछ ही गैसेस जिनके साथ में एड्सॉर्बेंट के साथ एक केमिकल बॉन्ड स्टैब्लिश कर पाते हैं, उन्हीं केसेस में उन्हीं गैसेस को एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्ब कर पाती हैं। तो वे एड्सॉर्बेंट्स जो केमिकल बॉन्ड एड्सॉर्बेंट के साथ बना सकते हैं, वे ही एड्सॉर्ब होते हैं, केमिकली एड्सॉर्ब होते हैं, और इसी वजह से कहते हैं कि केमिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है। गैसेस को लेकर ज़्यादा एग्जांपल्स हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टडी की हुई है, ज़्यादातर एग्जांपल्स हमको गैस सॉलिड इंटरफेस के लिए मिलते हैं, क्योंकि गैस सॉलिड इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इसलिए गैस सॉलिड इंटरफेस में जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन ही होता है, जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है। वो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन किन गैसेस के लिए ज़्यादा होगा और किन गैसेस के लिए कम होता है। हालांकि सभी गैसेस मोर और लेस क्वांटिटी में सॉलिड सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन कौन सी गैस आसानी से एड्सॉर्ब होती है, ज़्यादा अमाउंट में एड्सॉर्ब होती है, ये डिपेंड करता है कि वो गैस क्या आसानी से लिक्विफाई हो सकती है। जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, उन गैसेस का जो ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो ज़्यादा होता है, वो आसानी से एड्सॉर्ब होती है और ज़्यादा अमाउंट में एड्सॉर्ब होती है। तो जो गैसेस है फ्री स्टेट में होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, और गैस मॉलिक्यूल्स को यदि हम लिक्विफाई करना चाहते हैं, इसका मतलब हम गैस मॉलिक्यूल्स को नज़दीक ला रहे हैं, क्लोज़र ला रहे हैं। और नज़दीक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें टेम्परेचर भी बहुत मिनिमम रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करके, काइनेटिक एनर्जी गेन करके दूर चले जाते हैं। यानी कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन पर, कितने आसानी से वो लिक्विफाई होती है इस बात पर डिपेंड करता है, और ईज ऑफ लिक्विफिकेशन डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर पर। अब ये ईज ऑफ लिक्विफिकेशन का क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, आप समझिए खुद ही। जब हम गैसेस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विफाई करते हैं, तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिन गैसेस का ज़्यादा होता है वो गैस आसानी से लिक्विफाई होती है। जो परमानेंट गैसेस होती हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है, लेकिन पॉइजनस गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो पॉइजनस गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो सकती हैं, और आसानी से लिक्विफाई होने की वजह से इनका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है।
और यही कारण है कि जो फेस मास्क होते हैं उसमें एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ होता है, जो कि पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है सरफेस पर, और बाकी जो पॉल्यूशन फ्री गैसेस है, नॉन पोल्यूटिंग गैसेस हैं, पास थ्रू हो जाते हैं। वो जो मास्क है उस मास्क से नॉन पोल्यूटिंग गैसेस तो पास हो जाती हैं, लेकिन जो पॉइजनस गैसेस हैं वो बाहर ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो इसी बात को हम समराइज कर सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन पर। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन और ईज ऑफ लिक्विफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पर। क्रिटिकल टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर above which gases can be liquefied। तो मिनिमम टेम्परेचर ही यदि मिनिमम टेम्परेचर जिन गैसेस का ज़्यादा होगा वो गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं और उनका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है। आइए अब हम नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट की बात करें। ये बात तो एड्सॉर्बेंट की हो गई। आइए अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट की। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट का जो नेचर है वो ऐसा होना चाहिए कि उसके सरफेस पर, एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एड्सॉर्ब हो, और वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके सरफेस पर ज़्यादा एरिया है या नहीं है। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एड्सॉर्बेंट का, उतने ही ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। एंड द एड्सॉर्बेंट मस्ट हैव टू important qualities. First one is that it should have a greater surface area for the adsorption, for more extent of adsorption, and second thing it should have the porous nature। अगर एड्सॉर्बेंट पोरस नेचर का होगा तो क्या होगा, this porous adsorbent will allow the entry of the gases also। It will allow the entry of gases to enter through। यानी कि अगर एड्सॉर्बेंट ही पोरस होता है तो वो गैसेस को एंटर करने के लिए अलो करेगा, पोरस नेचर। वैसे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के लिए हमने बात की थी कि कोई भी एड्सॉर्बेंट गैस के लिए एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज़्यादा तभी होता है जब उसका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज़्यादा होता है और ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जो गैसेस परमानेंट गैसेस होती है उनका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन कम होता है, और ऐसी गैसेस जैसे हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस जो परमानेंट गैसेस होती है जिनका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन कम होता है, उन गैसेस का एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ाने के लिए उनको हम फाइनली डिवाइडेड ट्रांजिशन मेटल से पास करते हैं। यानी कि जो परमानेंट गैसेस जिनका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होता है वे गैसेस फाइनली डिवाइडेड ट्रांजिशन मेटल्स जैसे कि निकल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, कोबाल्ट है, इनकी फाइनली डिवाइडेड स्टेट में इन गैसेस का एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है। इसीलिए होता है क्योंकि जो एड्सॉर्बेंट है उसकी हमने एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर दी, उसका सरफेस एरिया बढ़ाया है। सरफेस एरिया तभी बढ़ेगा जब इसको फाइनली डिवाइडेड स्टेट में ले आते हैं। यानी कि एड्सॉर्बेंट को जब हम फाइनली डिवाइडेड स्टेट में ले आते हैं तो उसका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। सो वी कैन राइट द एड्सॉर्बेंट शुड बी पोरस एंड इट शुड हैव हाई सरफेस एरिया। हाई सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो द अमाउंट ऑफ एरिया, द
area which is utilized by the adsorbate for adsorption, that particular area per gram of the adsorbent is called as specific area. और इसी वजह से ट्रांजिशन मेटल्स जो कि अच्छे एड्सॉर्बेंट नहीं होते, लेकिन अगर उनको फाइनली डिवाइडेड स्टेट में ले आते हैं हम, जैसे कि निकल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, NiPtPd, इनकी प्रेजेंस में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है और ये लो लिक्विफाइबल गैसेस को भी एड्सॉर्ब कर लेते हैं। तो एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट, सरफेस एरिया। एंड द नेक्स्ट फैक्टर which we study is the temperature. There is a decrease in the extent of adsorption with the temperature, and we also saw that the extent of adsorption increases with temperature. Initially it increases and then after some time it decreases. So the extent of adsorption first increases and then decreases. Now here we are going to understand in detail why it happens. Obviously we know that adsorption is an exothermic process. It is always associated with the evolution of heat. और हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस को जब हम इक्विलिब्रियम के टर्म्स में स्टडी करते हैं तो इक्विलिब्रियम की स्टेट में एक्सोथर्मिक प्रोसेस के दौरान यदि कोई टेम्परेचर बढ़ाया जाए, यदि हम इक्विलिब्रियम के कंडीशन में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो उस स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण रिएक्शन वहाँ पर शिफ्ट होती है जहाँ पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो, यानी कि रिएक्शन वहाँ शिफ्ट होती है जहाँ पर प्रोसेस एंडोथर्मिक हो। हम जानते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ हीट होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और हम ये जानते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एड्सॉर्ब होते हैं किसी भी एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स का एड्सॉर्प्शन है ये एक प्रकार का कंडेंसेशन प्रोसेस से मिलता जुलता है। इट इज सिमिलर टू द कंडेंसेशन प्रोसेस, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर इकट्ठा हो रहे हैं, एडहियर हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, और इसी तरह का प्रोसेस कंडेंसेशन प्रोसेस में भी होता है। और दूसरा, यदि हम देखें कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं और बढ़ाते जाते हैं तो जो एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर गैस मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो चुके हैं वो थोड़ी देर के बाद एड्सॉर्बेंट की सरफेस से रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर ये जो एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, वो हीट एनर्जी एक्वायर करने के बाद एड्सॉर्बेंट की सरफेस से रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि डिसॉर्प्शन प्रोसेस चालू हो जाता है। तो ये एड्सॉर्बेंट की सरफेस से एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स का रिमूव होना इवेपोरेशन के जैसा ही एक सिमिलर प्रोसेस है। तो ये हम कह सकते हैं कि सॉलिड जो कि एड्सॉर्बेंट है उनकी सरफेस पर गैस मॉलिक्यूल्स जो कि एड्सॉर्बेट है और इनके कॉम्बिनेशन से गैस एड्सॉर्ब हो जाती है, गैस मॉलिक्यूल्स गेट्स एड्सॉर्ब्ड
ऑन द सॉलिड सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब हो जाते हैं और इस प्रोसेस में कुछ हीट एनर्जी भी लिबरेट होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ये। तो ये जो प्रोसेस इस डायरेक्शन में हो रही है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो एक कंडेंसेशन प्रोसेस ही होगी। और कंडेंसेशन प्रोसेस हो रही है, लेकिन टेम्परेचर को आप बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो एड्जॉर्ब हो गए हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये रिएक्शन यहाँ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है और थोड़ी देर के बाद एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। और ये इक्विलिब्रियम हम रिवर्सिबल एरो से शो कर रहे हैं। इट विल बी बेटर शोन विद द हेल्प ऑफ द साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो एड्जॉर्ब हो रहे हैं वो एक प्रकार से कंडेंसेशन प्रोसेस की तरह सिमिलर है, और गैस के मॉलिक्यूल्स जो रिमूव हो रहे हैं एड्सॉर्बेंट की सरफेस से वो एक प्रकार का आप इवेपोरेशन से कंपेयर कर सकते हो। तो एक प्रकार की इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं। और इक्विलिब्रियम जब स्टेट अटेन हो जाती है, जिस वक्त द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब हो रहे हैं सरफेस पर, एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर, उतने ही नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्बेंट की सरफेस से रिमूव भी हो रहे हैं, डिसॉर्प्शन भी हो रहा है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट है, वो जो स्पीड है, वो इक्वल हो जाती है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम स्टेट के दौरान यदि आप टेम्परेचर चेंज की बात करते हो, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो उस वक्त, फर्दर आप इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर चेंज को हम ली चार्टियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, उनके रूल के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर पाएंगे कि रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होने वाली है। तो ली चार्टियर प्रिंसिपल जो है यहाँ पर लगना शुरू हो जाएगा। तो हमको ली चार्टियर प्रिंसिपल यहाँ लगाना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम के स्टेट में, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, व्हाट विल बी द change in the direction of the reaction, where the reaction will shift, in which direction the reaction will shift if you alter the temperature at the time of equilibrium state. And this will be decided according to the Lee-Sattler principle. According to Lee-Sattler principle, the reaction will shift when you increase the temperature. Reaction will shift in the direction where heat is एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ली चार्टियर प्रिंसिपल का ये रूल है कि रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर वहां शिफ्ट होगी जहां पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल अनडू इफेक्ट पर बेस्ड है। यानी कि अगर आप इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई अल्टरेशन करते हो तो रिएक्शन ली चार्टियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पर ये जो इफेक्ट आप कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो ये इफेक्ट वहां पर रिएक्शन को शिफ्ट कर देगा जहां पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती हो। यानी निगोशिएट करने के लिए कैंसिलिंग इफेक्ट जो होता है वो उस डायरेक्शन में, जहां पर कैंसिलिंग इफेक्ट पॉसिबल हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि on increasing the temperature at equilibrium state, the reaction will shift in that direction where
कहाँ पर शिफ्ट होगी? टेम्परेचर बढ़ाने पर वहां शिफ्ट होगी जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो जाती हो। एब्जॉर्ब कहां पर होती है? एंडोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ। इन दैट डायरेक्शन वेयर द हीट इज एब्जॉर्ब्ड, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। सो दिस ली-चैटलर प्रिंसिपल will help us to decide what will be the effect of temperature at the time of equilibrium state when the process of adsorption is carried out। तो अब देखिए, एंडोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। हीट एनर्जी जहां पर एब्जॉर्ब होती है, यानी कि एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस जहां पर हो रही हो उस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। तो अब आप बताइए, इस एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में ये जो डायरेक्शन है फॉरवर्ड, उस डायरेक्शन में तो हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, लेकिन अगर बैकवर्ड की बात करें तो इवेपोरेशन जो फिनोमेना हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन वहां शिफ्ट होगी जहां पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती हो, यानी कि देखो आप इस डायरेक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि वापस क्या हुआ? डिसऑप्शन होने की वजह से जो रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर के साथ में हम कहेंगे कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन की जो रेट है वो डिक्रीज होती है। हेंस वी से दैट with the increase of temperature the extent of adsorption decreases the extent of adsorption decrease हो जाएगा। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज। अब ये एड्सॉर्प्शन कौन सा एड्सॉर्प्शन है? फिजिसॉर्प्शन। अभी हमने केमिसॉर्प्शन की बात नहीं की है, दिस इज ओनली द फिजिसॉर्प्शन। अब हम केमिसॉर्प्शन की भी बात कर लेते हैं, क्या इन्फ्लुएंस होता है केमिसॉर्प्शन का। मैंने बताया था कि केमिसॉर्प्शन इज ऑलवेज accompanied associated with the formation of a chemical bond between adsorbate molecules and adsorbent. Initially, in the beginning, when we increased the temperature, the heat energy was utilized by the adsorbate gases in the form of activation energy, and after achieving the activation energy, the gases got adsorbed on the surface of the adsorbent, and once they settled on the surface of the adsorbent, तो उसके बाद भी यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, so what will happen? The gas molecules which were adsorbed, those gas molecules once adsorbed, on further increase of temperature, the gas molecules start to move away from the adsorbent. The gas molecules will start to be removed from the surface of the adsorbent, and this happens because of the gain of the heat energy, and due to the heat energy the gas molecules attain the kinetic energy and gets removed from the surface of the adsorbent. तो हम लिखेंगे with the increase of temperature, the extent of यहां पर लिखूंगा मैं केमिसॉर्प्शन
first increases because of the utilization of heat energy by the gas molecules by the adsorbate in the form of activation energy So initially the rate of extent of adsorption increases. So in the form of activation energy, and once the gas adsorbent once the gas adsorbate molecules settles over the surface of adsorbent the process surface of adsorbent, the further increase of temperature leads to desorption. So this is what happens in case of the chemisorption. So this is what happens in case of chemisorption. तो chemisorption में पहले तो जो extent of adsorption है वो इंक्रीज होता है, बाद में डिक्रीज होता है. वैसे तो टेम्परेचर और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बीच यदि हम कंपैरिजन करें और एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें, यदि हम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, आप जानते हो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को मैंने एक एक्सिस में कंसीडर कर लिया है और दूसरी एक्सिस में टेम्परेचर. नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर हम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो फिजिक्स ऑप्शन का ग्राफ कैसे मिलेगा हमको, क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर के साथ तो फिजिक्स ऑप्शन की जो रेट है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, वो डिक्रीज हो जाता है. तो डिक्रीज होता है, इसका मतलब ये हुआ इसका जो ग्राफ मिलेगा हमको ऐसा मिलेगा. एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन लगातार टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रहा है. लेकिन ये जो केस है ये फिजिक्स ऑप्शन का केस है. अगर हम केमिस ऑप्शन की बात करते हैं तो केमिस ऑप्शन के लिए जो ग्राफ हमें मिलेगा, यहां पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, इन दिस एक्सिस और इस एक्सिस में टेम्परेचर. सो व्हाट विल हैपन,
टेम्परेचर। केमीज ऑप्शन में पहले जो रेट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा था, बाद में डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ग्राफ इंक्रीज होगा पहले टेम्परेचर के साथ में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, बाद में ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ वी ऑब्टेन for Kemi's option. So I will write this is the graph of Kemi's option and this is the graph for Physics option. Now this graph that we obtained by keeping the pressure constant is called as adsorption, adsorption, आइसोबार। ये जो ग्राफ है इसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोबार। दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन आइसोबार। तो ग्राफ का आप पिक्चर याद रखिएगा कि फिजिक्स ऑप्शन का आइसोबार डिफरेंट है, केमीज ऑप्शन का आइसोबार डिफरेंट है। आइसोबार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि प्रेशर की यूनिट होती है बार और आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट प्रेशर रखा है। एज्यूम करना पड़ेगा कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट एक क्लोज्ड कंटेनर पर रखे हुए हैं। इस क्लोज्ड कंटेनर में एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को हमने रख दिया है और टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने टेम्परेचर के इफेक्ट को पढ़ा था बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, इस बार हम प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बीच का रिलेशन, उनके बीच क्या इफेक्ट होता है इन दोनों का और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पर, वो स्टडी करेंगे और इसके लिए हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इस बार हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं और क्लोज कंटेनर में हम एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेट रख देते हैं और एज्यूम करते हैं कि इस क्लोज्ड कंटेनर में जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को हम x अपॉन m से डिनोट करते हैं। m इज द मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट whereas x इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेट, यानी कि कितना एड्सॉर्बेट, कितनी गैस एड्सॉर्ब हुई है, एड्सॉर्बेंट के टोटल मास में कितनी एड्सॉर्बेट गैस एड्सॉर्ब हुई है, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। इस एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन this is denoted by x upon m, where x is the mass of adsorbate gas and m is the mass of adsorbent। तो कितनी अमाउंट में गैस एड्सॉर्ब हुई है उसका अंदाजा हमें x अपॉन m से पता चल जाता है। हम इससे पता लगा लेते हैं कि कितनी मास एड्सॉर्बेट गैस की एड्सॉर्ब हुई है और इक्विलिब्रियम स्टेट पर यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस इन द बिगिनिंग एंड आफ्टर सम टाइम द number of adsorbed gas molecules settles on the surface of the adsorbent and on further increase of pressure there is no effect of the extent of adsorption। यानी कि एक पर्टिकुलर प्रेशर तक तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता जाता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन
सर्टेन पर्टिकुलर वैल्यू में वो उस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है। तो हम अगर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर, if we plot a graph between x upon m and p, तो हम देखते हैं कि बिगिनिंग में तो लो टेम्परेचर में तो x अपॉन m और p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर विद द प्रेशर। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू आने के बाद एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इस ग्राफ से हमें एकदम क्लियर पिक्चर समझ में आ रहा है कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन सर्टेन पॉइंट तक तो इंक्रीज होता है विद प्रेशर, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसके बाद एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है, फर्दर इंक्रीज नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो गए उनका जो नंबर है वो कांस्टेंट हो जाता है और प्रेशर का कोई इफेक्ट वहां पर इफेक्ट होता नहीं है, प्रेशर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद। मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता प्रेशर को। अगर आप उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद भी अगर आप बढ़ाते रहते हैं तो उस पॉइंट के बाद प्रेशर को बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं saturation point, and this pressure is called as saturation pressure. This pressure is called as saturation pressure. Saturation pressure. And after this, after the attaining this pressure, there is no further increase in the extent of adsorption. Extent of adsorption becomes constant. तो एक saturation point आ जाता है, उसके बाद extent of adsorption नहीं होता। तो हम जनरलाइज कर सकते हैं कि जो प्रेशर का इफेक्ट होता है वो लो टेम्परेचर के लिए ही एप्लीकेबल है। इसीलिए एप्लीकेबल है क्योंकि अगर हम हाई टेम्परेचर पर प्रेशर के इफेक्ट को स्टडी करते हैं तो हाई टेम्परेचर पर तो गैस के मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर सेटल नहीं होंगे बल्कि रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर का जो वेरिएशन है ये हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही स्टडी करते हैं। तो ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है ये कांस्टेंट टेम्परेचर रखकर किया है। वी हैव केप्ट द टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बीच जो वेरिएशन है उसको हम पता नहीं लगा सकते। और ये जो ग्राफ होता है इस ग्राफ को हम एक अलग नाम देते हैं, इसको बोला जाता है एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। आप जानते हो कि आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्म मीन्स टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर रखकर हम प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बीच वेरिएशन को स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते।
तो ये जो इफेक्ट है, ये हम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच को जो इफेक्ट है वो लो प्रेशर पर ही एप्लीकेबल है, हाई प्रेशर पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हाई प्रेशर पर आपको जो कर्व मिलेगा वो स्ट्रेट कर्व हो जाता है, कांस्टेंट हो जाती है वैल्यू। तो जिस प्रकार से हमने एड्जॉर्प्शन आइसोबार पढ़ा था, उसी तरह से एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म भी इम्पोर्टेंट ग्राफ है, इम्पोर्टेंट ग्राफ जो आगे चल के हम अगला टॉपिक भी वही पढ़ने वाले हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एक जनरलाइज करें, कंक्लूड करते हैं हम कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा। On increasing the pressure, the extent of adsorption increases, and after some time, the pressure, with the increase of pressure, the extent of adsorption becomes constant. And this influence of pressure with the extent of adsorption can be studied at only under a constant temperature. This constant temperature will help us to study the variation of the pressure with the extent of adsorption. And the graph that we have plotted between the pressure and extent of adsorption is called as adsorption isotherm. This adsorption isotherm is the next topic which we are going to study.